मनुष्य भी खारिज किया जा सकता है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसकी आज की तक जरूरत है अधिक से अधिक स्थापना में बदल आवे। जैसे मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्रित विकास वो विकास का आधार बने। अगर रासायनिक खाद ज़्यादा पड़ी, भूमि बीमार हुई तो विकास नहीं, विनाश। जलस्तर घटा तो विनाश, जलस्तर बढ़ा तो विकास। वनाच्छादन बढ़ा तो विकास, वनाच्छादन घटा तो विनाश। जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश 200 साल पहले था तो भारत में एक मनुष्य पर 10 गोवंश था। अंग्रेज जब गए हैं तो एक मनुष्य पर 1 गोवंश छोड़ गए हैं। और जब आज की स्थिति है जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसानों की हुई विदर्भ क्षेत्र में, वहाँ 8 मनुष्य पर 1 गोवंश बचा। भारत की समृद्धि और संस्कृति का रहस्य है एक दैवी त्रिकोण। घर की माता, गौ माता और धरती माता, ये वो त्रिकोण है जिसमें हर एक सिरा शीर्ष 2 का पोषण करता है। इस चक्र के कारण ही समृद्धि वो भी संस्कृति पर आधारित। भारत ने अचीव किया, हजारों वर्ष तक चलाया है, आज भी संभावना है। हाँ, हमने विकास की अंधी दौड़ में 50 वर्षों में, 60 वर्षों में 50% बायोडाइवर्सिटी का विनाश कर लिया है। इसलिए हमको रिस्टोर करना है और यही अभी का विषय है जिसके बारे में किताब लिखी गई है। इसमें और चर्चा होने की जरूरत है, संवाद की आवश्यकता है। जो इस दिशा में सोचते, बोलते, करते हैं, लिखते हैं, जो कुछ ठोस काम भी कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों की मिला जुला कर सृजन शक्ति एकत्र हो, ये आज के युग की आवश्यकता है। इस दिशा में चिंता संजीव तिवारी से के नौजवान लगे हैं, उनको फिर से मैं बधाई देता हुआ, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आदरणीय श्री गोविंदाचार्य गुरुदेव जी अपने पावन वाणी से हम सभी को पोषित कर रहे थे। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी से, क्योंकि बिना आपके संजीव जी कभी ये किताब लिख ना पाते, कभी उनको वो समझ न विकसित होती जो उन्होंने किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और अपनी बात को सबके सामने रखिए। मेरे श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के भी गुरुजनों को, गुरुवृंदों को मैं सादर विनम्र प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय गोविंद जी, डॉक्टर गुप्ता जी, राठी सर जी, रामास्वामी जी, ऐसे सभी मूर्धन्य जीवन के अनुभवों से परिपक्व और अपने अपने स्थान पर स्थापित सभी को प्रणाम करता हूँ। और जो आज के इस अवसर के साक्षी हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। सब बार बार कहा जा रहा है कि मैं इसके पीछे निमित्त हूँ, किंतु ऐसा नहीं है। काल की अपनी गति है और काल के गर्भ में विचार जीता है और समय आने पर वो बाहर होकर उद्भासित होता है, प्रकट होता है। उसके प्रकट हम में से कोई भी हो सकता है, जिसकी जैसी साधना, जिसकी जैसी निष्ठा, जैसी जिसकी तपस्या। काल उसको अपना तय करता है और काल जिसको तय करे, हम यदि उस विचार के किसी भी दृष्टि से सहयोगी हैं, हम उसे मानते हैं कि ये सबके लिए अच्छा है, सबके कल्याण के लिए है, तो हम उसमें सहयोगी बने। जैसी हमारी स्थिति है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, तो हम सहयोगी बने। जैसे घर में हमारी माता बहनें, ऐसे जब वो कुल की परंपरा को चलाने के लिए शिशु को अपने गर्भ में धारण करती हैं, तो हम सब उनकी एक सामान्य रूप से हम उनकी चिंता करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही विचारों का जो लोग वहाँ संवाहक हैं उन विचारों के,
उनकी भी हमें चिंता जितना भी हमारा सामर्थ्य है करना चाहिए। हम लोग बहुत ही परंपरा वाली परिवार से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 20 वर्षों की प्रैक्टिस के बाद में भी हमने अपना शिखा सूत्र नहीं उतारा, सारी समस्याओं के बाद भी, क्योंकि ये बात बहुत बचपन से ये बात समझा दी गई थी कि भारत है इसीलिए है क्योंकि वो धर्म है। धर्मविहीन भारत की कोई कल्पना नहीं है। यहाँ पर बहुत विद्वान बैठे हैं अपने विषयों के। मैं इस विषय की विद्वता के बारे में किसी तरह का कोई दावा नहीं करता कि मैं इस विषय को जानता हूँ, पर एक बात मैं बहुत आग्रह से कहता हूँ, सभी स्थानों पर कहता हूँ कि मैं अपनी परंपरा को जी रहा हूँ। उस परंपरा को जी रहा हूँ जो शास्त्रोचित है, जो उन ऋषियों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया और संपूर्ण सृष्टि के लिए जो बताया। बार बार जब विकास के ढांचे को लेकर चर्चा होगी, ये चर्चा नई नहीं है। जब भी एक, जैसा गोविंद जी भाई साहब ने बताया, हम इनको पढ़ते आ रहे हैं पिछले 25-30 वर्षों से। जब जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करता है, और वो आक्रमण किसी भी दृष्टि से हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, वो अपने देश की दृष्टि से भी हो सकता है, किसी भी ढंग से हो सकता है, तो जब हम उसके प्रतिकार का भाव करते हैं तो हमारे उस प्रतिकार के भाव का आश्रय क्या है? मेरी दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम के अंदर विकास के इस ढांचे पर चर्चा नहीं है, बहुत चर्चा है। गोविंद जी भाई साहब ने अभी कई नाम गिनाए, चर्चा है वहां। ऐसा नहीं है कि पश्चिम के अंदर जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसके बारे में मतांतर नहीं थे। हम सब जानते हैं कि जब 1835-40 के आसपास पेटेंट जब शुरू हुए यूरोप के अंदर, और उस पेटेंट से जो एकाधिकार आया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वो एकाधिकार का चार्टर लेके आती है। तो उस एकाधिकार के विरोध में जब 1776-77 के अंदर एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखते हैं, तो उस वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर वो उस एकाधिकारवाद को चुनौती देते हैं और लेजर की बात करते हैं कि सबको मिलना चाहिए हिस्सा। तो वो सब है कौन और किसका हिस्सा मिलना चाहिए? तो वो सब उनके अतिरिक्त हैं, वो सब उनके अतिरिक्त हैं। और हिस्सा किसमें मिलना चाहिए? लूट में हिस्सा मिलना चाहिए। एडम स्मिथ बड़े विचारक माने जाते हैं, और ये चलती रही है ये श्रृंखला, क्योंकि पश्चिम का अपना तरीका है चिंतन। वो जिस द्वंद्व के साथ में निकल कर आता है, तो हमारे जैसे लोग जब हम अपने बड़े हो रहे, 11वीं में थे तो नई आर्थिक नीति आई, तो हम लोग उस पीढ़ी में भी हैं, पीढ़ी के लोग भी हैं जिन्होंने की आर्थिक नीति से पहले का भारत देखा और आर्थिक नीतियों के बाद में जो भारत बन रहा है उसको देखा। तो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा स्वाभाविक प्रश्न था कि ये जो लाया जा रहा है और जो अभी तक थोपा गया, इन सबके बीच में भारत कहां? तो वो जो भारत है, तो वो भारत कैसा है? तो निश्चित रूप से वो भारत है जो सनातन परंपरा का भारत है। इसीलिए मेरे जैसे लोग कभी भी अपने भारत को समझने के लिए यहाँ के पेड़, यहाँ के नाले, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलियां, यहाँ का खान पान समझने के लिए पश्चिम के जो लोग हैं उनका चिंतन मेरे चिंतन का आश्रय आधार नहीं हो सकता। वो मुझे तथ्य दे सकता है, मुझे तर्क दे सकता है, वो मुझे वहां के अनुभवों को, जो कि मैं संभवतः वहां जाके नहीं जी सकता, उसके लिए वो मुझे एक मंच दे सकते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, लेकिन वो मेरे भारत के निर्माण का आधार नहीं हो सकता। ये बात बहुत स्पष्ट है हम लोगों के लिए। और इस प्रस्थान बिंदु से यदि हम चलते हैं तो हमारे आश्रय कहाँ होंगे? हम किस पेड़ की, किस टहनी पर कहाँ जाकर खड़े होते हैं? हम किस गांव के किस चौपाल से हम चलते हैं? क्या भारत में नगर नहीं थे? बहुत बड़े नगर थे, केंद्र थे बहुत। तो क्या भारत का नगरीकरण, क्या पश्चिम का जो अर्बनाइजेशन है उसके मौलिक जो विरोध के बिंदु है वो कहाँ है? ये हमको तय करना पड़ेगा। मैं इस पुस्तक को इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि ये युवा के उत्साह के साथ में उसकी इस विषय की निष्ठा का परिणाम है। निष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है।
यदि हम विषय को लेकर, हमारे आग्रहों को लेकर यदि हम उसके साथ में एकत्म रूप में स्थापित हो जाते हैं तो ऐसी पुस्तकें आती हैं। पुस्तक में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसमें कितने सारे रेफरेंसेस दिए हैं, ये मैंने कभी महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि विचारों की जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला का जो सातत्य है, उसकी एक कड़ी है, वो महत्वपूर्ण है। विद्वता से अधिक यह महत्वपूर्ण है कि सहज भाव से जो पोषित पल्लवित विचार है वो किस प्रकार से जाएगा। इस पूरे के पूरे संघर्ष में, विकास के संघर्ष में, पश्चिम बनाम भारत के संघर्ष में हमारी हालत उस रुग्ण व्यक्ति की तरह हो गई है जिसके साथ में आप कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीजें नहीं दे सकते हैं। हमको पीलिया होता है, ऐसी कोई बीमारी होती है तो हमको बहुत पतली दाल, खिचड़ी, उसका पानी ऐसे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हम बहुत सहजता से सुपाच्य हो। विचार के साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं पिछले 150-200 वर्षों में। ऐसा नहीं है